दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए जब भी रेट इंक्रीज करता है, इंटरेस्ट रेट हाइक करता है, तो क्या इंडिया में आरबीआई के लिए भी ये नेसेसरी हो जाता है कि वो भी इंटरेस्ट रेट हाइक करे? और अगर ऐसा है तो क्यों? चलिए डिस्कस करते हैं। तो आइए जानते हैं इंडिया में करंट इन्फ्लेशन लेवल क्या है और इन्फ्लेशन के टारगेट्स क्या रहते हैं। ठीक है, तो करंट इन्फ्लेशन अगस्त 2022 में है अप्रोक्सीमेट 7%। 7% इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट क्या रहता है? 4%, प्लस माइनस 2%। मतलब 2% से लेकर 6% की रेंज में अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई नीड नॉट टेक एनी मेजर डिसीजंस। बट अगर इस रेंज से बाहर है, जैसे कि अभी 7% है, तो आरबीआई को एक्शन लेना रहेगा। और जनरली क्या एक्शन रहता है, जैसे अभी ले रहा है कि वो रेपो रेट हाइक करेगा। तो व्हाई डज आरबीआई हाइक इंटरेस्ट रेट? इसका जनरली मेन कारण है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। तो करंट सिचुएशन में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहा है। अब ये बताइए, जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है उसका कितना इम्पैक्ट आएगा? ऑब्वियसली इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लोन्स कॉस्टलियर होंगे, मनी सप्लाई कम होगी, तो डिमांड कम होगी। डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन कम होगी। लेकिन करंट सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन है वो एक्सेस मनी सप्लाई की वजह से ना होकर सप्लाई इश्यूज की वजह से है। एंड सप्लाई इश्यूज किस वजह से थे? मेनली रशिया यूक्रेन वॉर। और उसी की वजह से क्रूड भी $130 पर बैरल तक पहुंच गया था मार्च 2022 में। तो मेनली सप्लाई साइड इश्यूज की वजह से करंट टाइम में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। स्टिल टू सम एक्सटेंट ये आरबीआई के रेपो रेट हाइक से वो भी इन्फ्लेशन को कम करने में सहायक सिद्ध हो रही है। अब हम जानेंगे कि पिछले कुछ सालों से ग्रोथ को पुश करने के लिए आरबीआई कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर रहा था। कोरोना के बाद भी जब इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंचा था, तो उस इकोनॉमी को पुश करने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर रहा था। लेकिन अचानक क्या हो गया कि हमें वापस से इंटरेस्ट रेट हाइक करनी पड़ रही है। सिस्टम में अभी भी मौजूद है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ी। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है यूएसए में इन्फ्लेशन हाइक होने का? द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वार। रशिया यूक्रेन वार का इम्पैक्ट तो पूरे वर्ल्ड में है इन्फ्लेशन बढ़ाने में। वर्ल्ड कोरोना के इम्पैक्ट से उभर ही रहा था कि रशिया यूक्रेन का वार आ गया, और उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ इकोनॉमीज को, जो ग्रोथ के पाथ पे चलने वाली थी, लेकिन उनको इंटरेस्ट रेट हाइक करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए ग्रोथ और इन्फ्लेशन में बैलेंस करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ फेड रेट हाइक ऑन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। अब यूएसए में इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? इसका मेजर इम्पैक्ट है कि बाकी कंट्रीज से यूएसडी का आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो क्यों हो रहा है? आउटफ्लो होने के कुछ कारण हम यहाँ पर देख लेते हैं। FII एंड अदर्स आर गेटिंग बेटर रिटर्न्स इन यूएसए इटसेल्फ। सी, यूएसए में इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है, तो लोन की भी हो रही है, डिपॉजिट की भी हो रही है। अब जहाँ यूएसए में अगर वहाँ के रेजिडेंट को डिपॉजिट्स पे भी अगर, या बॉन्ड यील्ड्स जिसको बोलते हैं मेनली, उस पर अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा, तो वो लोग किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करने का रिस्क कम लेंगे जब उनकी कंट्री में ही उनको बेटर रिटर्न मिल रहे हैं। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? देयर इज नो मोर चीप मनी सप्लाई इन यूएसए। यूएसए में कोरोना के दौरान जितना मनी प्रिंटिंग हुआ था, चीप मनी सप्लाई हुआ था, वो स्टॉप हो गया है। अभी फ्रेश मनी प्रिंटिंग नहीं चल रहा है वहाँ पे चीप रेट पे, तो वो सोर्स ऑफ मनी सप्लाई कम हो गया। तीसरा, डिमांड ऑफ यूएसडी हैज इंक्रीज्ड बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज सेफेस्ट करेंसी। सी, डॉलर एक सेफेस्ट करेंसी मानी जाती है वर्ल्ड में। ठीक है, तो इस वजह से भी डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। और डॉलर की डिमांड, इन सब कारण से डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से डॉलर महंगा हो रहा है और बाकी करेंसीज डेप्रिशिएट हो रही हैं। ठीक है, और बाकी कंट्रीज डेप्रिशिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से उन कंट्रीज में कॉरेस्पॉन्डिंग रिटर्न्स भी कम बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया,
उसने $100 डाला, जब उसने $100 इन्वेस्ट किए तब INR का रेट था 75 रुपीज़, और अब INR का रेट है 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ को जब वो वापस डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो उसको कम डॉलर मिलेंगे। तो इस तरह से भी उसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया। तो वो लोग अपना FIIs भी काफ़ी मनी आउटफ्लो कर रहे हैं। हम डॉलर इंडेक्स को समझ लेते हैं, ये क्या है। डॉलर इंडेक्स ट्रैक्स द स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर अगेंस्ट बास्केट ऑफ 6 मेजर करेंसीज। मतलब वर्ल्ड के अदर 6 करेंसीज के कंपैरिजन में US डॉलर किस तरह से स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है उसको ट्रैक करने का मोड है। मेनली वो 6 करेंसीज क्या है, यूरो, जापानीज येन, पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना एंड स्विस फ्रैंक। US डॉलर इंडेक्स आज के दिन अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर हाई पे चल रहा है, जो कि है 112। ठीक है, अब ये क्या निशानी बताता है, ये बताता है कि US डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हो गया है और बाकी कंट्रीज़ की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। उसी तरह इंडिया की करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है। हम कुछ आंकड़ों को रेफर करें तो 5 अप्रैल 2022 को $1 में 75.449 INR आ रहे थे, जबकि 23 सितंबर 2022 को $1 में 80.91 INR आ रहा है। देख लीजिए कितना डेप्रिशिएट हो गया रुपी इतने शॉर्ट टाइम में। अब RBI के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या वो एक्शन ले सकता है, उसको हम कैसे देख पाते हैं। अभी जो रिसेंटली एक्शन ले रहा है वही फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा। तो वो कौन से एक्शन हो सकते हैं। एक, यूज फॉरेक्स रिजर्व्स। इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जो मेनली USD में हैं। उनको यूज करने का क्या मतलब है, उससे क्या पर्पज सर्व होता है। देखिए, USD इंडिया से आउटफ्लो हो रहा है, FII अपना पैसा निकाल रहा है शेयर मार्केट से, ठीक है। तो वो INR में यहाँ पे स्टॉक्स बेचेंगे और अपने कंट्रीज में USD लेके जाएंगे। तो USD की डिमांड बढ़ने से USD महंगा होता जा रहा है। अब RBI क्या करता है, RBI अपने पास जो रिजर्व्स है USD के वो सेल करता है। वो सेल करता है मतलब USD की सप्लाई इंक्रीज करता है। USD की सप्लाई इंक्रीज करता है तो वो डिमांड से मैच करने की कोशिश करती है और INR उतना ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं होता, कम डेप्रिशिएट हो पाता है। लेकिन इसका एक एडवर्स, अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से भी USD के अगेंस्ट में RBI INR को कैसे सपोर्ट मिलेगा। अगर इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रही हैं, ठीक है, तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिटेन कर सकते हैं जो कि यहाँ की सिक्योरिटीज़ में है, यहाँ के बॉन्ड्स में है। यहाँ पे भी अगर उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा तो वो रिटेन हो सकते हैं। अदरवाइज़ उनको और कोई मार्केट लुक्रेटिव लगेगा तो वो फटाफट वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब रुपी को सपोर्ट करने से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। देखो, इंडियन इकोनॉमी इम्पोर्ट्स अलॉट और INR जितना डिप्रिशिएट होता है हमारा इम्पोर्ट बिल उतना ही बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो और उसके इसको क्या कहते हैं, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। मतलब रुपये के डेप्रिशिएट होने की वजह से हमारा इम्पोर्ट बिल जो बढ़ रहा है और उसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है उसे बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो RBI क्या कर रहा है, रुपये को ज़्यादा नहीं करने दे रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा ना बढ़े, हमें ज़्यादा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही RBI को कंट्री की ग्रोथ का भी ध्यान रखना है, इसीलिए वो छोटे छोटे रेट हाइक्स पे जा रही है, 40 बेसिस पॉइंट्स, 50 बेसिस पॉइंट्स, और उनका इम्पैक्ट मॉनिटर कर रही है। और एवरी मॉनेटरी पॉलिसी में जो कि हर 2 महीने बाद आती है उसमें सोच समझकर डिसीजन लेती है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को बैलेंस करते हुए। अब फ्यूचर कोर्स क्या रह सकता है। देखिए, जब तक USA में फेड इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है, इंडिया को भी इंटरेस्ट रेट हाइक करने का पेन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है ना, बट हमें इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना है।